अगर गांधी राज आ जाएगा तो देश का नक्शा कैसा होगा, देश कैसा बनेगा। तो उसमें हंसी उड़ाते हुए कहा गया था कि उसमें अस्पताल नहीं होंगे, उसमें रेलवे नहीं होगा, उसमें पुलिस नहीं होगी, इस तरह से। तो गांधी को वो पैम्फलेट पर्चा जो है वो मिलता है, तो गांधी उसका जवाब देते हैं और उसको अपना वो पब्लिश भी करा। उसमें गांधी जी साफ साफ कहते हैं कि अगर कोई हिंद स्वराज में कही हुई मेरी बातों के आधार पे मुझे एक तरह का मतलब मेरी बातों को अगर इन हिंद स्वराज में कही हुई बातों के आधार पे कोई मुझे दिखाना चाहता है, तो ये एक तरह से जिसको वो इंग्लिश में बोलते हैं कि ये केवल वेस्टर्न वारफेयर में है, जिसमें कोई नीति या धर्म काम नहीं करता, बस अपने दुश्मन को कुतर्कों से या किसी तरह से गिराना होता है। और वो साफ साफ कहते हैं कि हमारा जो सपना है भारत का, उसमें सेना भी होगी, उसमें पुलिस भी होगी, उसमें अस्पताल भी होंगे, उसमें वकील न्यायपालिकाएं भी होंगी, सारी चीजें होंगी। हाँ, संदर्भ बदल जाएगा। संदर्भ से उनका मतलब औपनिवेशिक राज्य के संदर्भ से है। और तो इस तरह से एक चीज और ध्यान देने की है कि गांधी जी ने हिंद स्वराज को सार्वजनिक अपने भाषणों मंचों में कभी उसको किसी एक प्रोग्रामेटिक स्टेटमेंट यानी एक कार्य व्यवहार की एक पुस्तिका के तौर पे उन्होंने नहीं ना कहा, उसकी चर्चा भी नहीं की उन्होंने बहुत ज्यादा। और जैसे कि उनका रचनात्मक कार्यक्रम का उनका एक अपना टेक्स्ट है कि क्या करना है, तो उस तरह से हिंदुस्तान में लिखी बातों के आधार पर कि क्या करना है, ये गांधी जी ने कभी हिंदू स्वराज को उस तरीके से नहीं देखा। एक बात अक्सर जो लोग हिंदू स्वराज को गांधी जी की कुंजी मान के बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि गांधी जी ने कभी इसका खंडन नहीं किया इसमें लिखी बातों का। तो उनपे मैं कहना चाहूंगा कि गांधी जी ने अपनी किसी भी बात का, वैचारिक बात का खंडन या कह के नहीं, कभी किसी भी वैचारिक बात का खंडन नहीं किया। हाँ, कार्यात्मक अगर कोई बात उन्हें कुछ कमी लगी तो उसको उन्होंने एक तरह से अपने शब्दों को वापस लिया। और गांधी जी ने ही ये भी कहा है कि अगर किसी मसले पर मेरे तमाम विचारों में कोई अंतर पैदा हो जाए, लोगों को समझने में दिक्कत हो, तो जो मैं अभी कह रहा हूँ उस पर ध्यान दें, बजाय इसके कि मैंने पिछले क्या कहा था। इसका ये मतलब नहीं है कि गांधी जी अपनी पिछली बात से मुकरना चाहते थे। बात ये थी कि गांधी अपनी बातों का जो एक उनकी हर बात का एक संदर्भ है, तो उस संदर्भ को अगर हटा दे तो वो केवल एक अनर्थकारी बात भी हो सकती है या केवल उपदेशक की बात हो सकती है। तो उस खतरे से गांधी बहुत ही सजग रहते थे, क्योंकि मूलतः तो वो कर्मशील एक राजनेता थे। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि मेरी अभी की बात का, ये सारे लोग इस बात को जानते हैं जो गांधी जी के बारे में थोड़ा भी अध्ययन करते हैं। फिर एक छोटी सी लाइन गांधी जी ने और कही है, जिसको हम लोग बहुत ही ज्यादा बार सुन चुके हैं लेकिन अनसुनी करते हैं, कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। यानी शब्दों से परे गांधी को देखना होगा, गांधी के खुद के शब्दों से परे भी गांधी को देखना होगा, उनके जीवन में जाना होगा कि वो वास्तव में कर क्या रहे थे। क्योंकि जहां तक उन्होंने क्या क्या कहा है तमाम बिंदुओं पे, वह चूंकि एक राजनेता की हैसियत से अक्सर बहुत बार बातें करते थे, तो यह एक तरीके का द्वंद्वात्मक बात होती थी कि सामने वाला जिस पोजीशन में और जिस तरीके की भाव लेके उनसे सवाल कर रहा है या उनके पास चलकर आया है उस सलाह के लिए, गांधी जी उस व्यक्ति के मानसिक बुनावट के अनुरूप अपनी बात कहते थे। तो जब तक आप गांधी की किसी भी बात को उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसका जो उसकी जो पृष्ठभूमि है, उससे अगर काट देंगे तो गांधी को समझने में कोई मदद उस तरह से नहीं करेगा। अब जो मैं अभी कह रहा था कि हिंदू स्वराज को गांधी जी की कुंजी मानने की बात, तो जैसे मैंने कहा कि 1938 के आर्यन पथ मैगजीन के एक विशेषांक के अलावा ऐसा कोई बड़ा गंभीर काम नहीं मिलता, और वह भी जो कार्य है वह
उसमें हम बहुत ही गंभीर वैचारिक काम नहीं है, उसमें छोटी छोटी टिप्पणियां हैं कुछ विद्वानों की दुनिया भर के, और उसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि गांधी जी उसकी भूमिका में कहते हैं कि हिंदू स्वराज के बारे में कि भाई अगर मेरी ये किताब समझ में आ रही है तो ठीक है, वरना अगर नहीं भी समझ में आ रही है, मैं अपनी भाषा में कह रहा हूँ, वही भाव है, अगर नहीं भी समझ में आ रही तो उस बात को याद कर लीजिए जो एक जनों ने लिखी है। गोखले ने गांधी के से ये कमेंट किया था कि अभी तुम कह रहे हो, लेकिन जब हिंदुस्तान आओगे, एक साल यहाँ रुकोगे, तो तुमको लगेगा कि ये तो दिस इज जस्ट ए फुल टेक्स्ट। तो गांधी जी हंसी में उस किताब को ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको ना समझ में आ रही हो तो उसको आप एक मूर्ख का कह के भी कर सकते हैं। फिर गांधी जी की हत्या के बाद में 1950 के दशक में हिंदू स्वराज पे पूरे कोई ऐसा विस्तृत अध्ययन नहीं होता है, जबकि उस समय याद रखिए, उस समय गांधी जी को जानने समझने वाले, गांधी जी के अध्ययन में पूरा जीवन लगाने वाले बहुत बड़े बड़े विद्वान मौजूद थे, और जिनको यह भी एक अवसर था कि वो गांधी जी से सीधे भी जुड़े हुए थे। 50 के दशक में, 60 के दशक में, इवन 70 के दशक तक कोई ऐसा छुटपुट रेफरेंसेस हिंदू स्वराज के बारे में विद्वान करते हैं या जो भी लोग करते हैं, लेकिन कोई एक कुंजी के रूप में की, यानी कि हमने हिंदू स्वराज पढ़ लिया, अपनी व्याख्या बना ली, तो मैं गांधी को समझने की मेरे पास में की आ गई, मास्टर की जिसको कहते हैं, ऐसा कोई रेफरेंस नहीं मिलता है किसी के द्वारा, जबकि बहुत ही समृद्ध गांधीयाना है 50, 60, 70 के दशकों में जो गांधी जी पे काम किया गया है। और हाँ, 1973 में गांधी मार्ग का एक अंक है हिंदू स्वराज पे, तो गांधी मार्ग एक तरह से उसको लोकप्रिय शैली का ही एक पत्रिका कह सकते हैं। गंभीर वैचारिक हस्तक्षेप के लिए मैं नहीं समझता कि गांधी मार्ग एक बहुत ही उपयुक्त मंच है, जो कि उसका उद्देश्य मेरी समझ में नहीं। 1982 में नागेश्वर प्रसाद जी एक गांधीवादी स्कॉलर हुए हैं, जिनके लेखन में बहुत ताकीद करता हूँ, और उनसे बहुत कुछ मैंने गांधी को समझने में मुझे वो आसानी हुई। उनके नेतृत्व में एक सिंपोजियम होता है 1982 में, जिसमें हिंदू स्वराज पे, और वह अगर आप उसकी प्रोसीडिंग पढ़िए तो उसमें भी हिंदू स्वराज को लेकर एक आलोचनात्मक और एक समझने की दृष्टि से तमाम विद्वान, जिसमें टी.के. उम्मन साहब है आपके, और मैं नाम अक्सर भूल जाता हूँ, किशन पटनायक साहब है, और उन लोगों की चीजें हैं, लेकिन उसमें भी वो कोई ऐसा नहीं कि वो टेक्स्ट गांधी की समझने की कुंजी है। ये केवल 1997 में जब एंटनी पारेल की किताब आती है हिंदू स्वराज पे, और उस पे जो उन्होंने 50-60 पन्ने की भूमिका लिखी है, उसमें उन्होंने दावे के साथ ये बात कही कि हिंदू स्वराज गांधी का स्वयं सॉन्ग है, यानी से उसको आप देख सकते हैं। और वहां के बाद में ये एक विद्वानों में, गांधीवादी विद्वानों में एक चलन सा हुआ कि हिंदू स्वराज को केंद्र में रख के गांधी को समझने का एक विमर्श पूरा तैयार हुआ। अब मैं थोड़ा सा इस पर ये कहना चाहूंगा कि ऐसा हुआ क्यों कि वह पुस्तक जो कि अपने रचना काल से लगाकर अभी तक जो मैंने बताया गांधी को समझने की केंद्रीय भूमिका में नहीं आ रही, वह 1997 के बाद से क्यों एकदम से आने लगी। मैं फिर कह रहा हूं कि उसके पहले भी उस किताब का उपयोग किया गया है, राजनीतिक नेताओं ने किया अपनी बात को गांधी से समर्थित कराने के लिए या उस तरह से, लेकिन वो अलग मसला है। मैं गंभीर वैचारिकी हस्तक्षेप की बात कर रहा हूं। तो मैं जहां तक पूरी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि हिंदू स्वराज की केंद्रीय भूमिका बनाने में एक तो हमारे बौद्धिक जगत में सच को टुकड़े टुकड़े में पकड़ने की जो प्रवृत्ति आई, इसने बड़ा योगदान किया कि हमने गांधी का कंपार्टमेंटलाइजेशन शुरू कर दिया कि गांधी विचार का, तो उसमें आर्थिक विचार, राजनीतिक विचार, सामाजिक विचार और तमाम तरह का जो गांधी खुद इस बात के बहुत खिलाफ थे, कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ नॉलेज के गांधी सख्त खिलाफ थे, और हमेशा वो बोलते रहते थे कि ये बिल्कुल सही नहीं है कि मेरे जीवन को अलग अलग टुकड़ों में बांट के देखा जाए। तो यह जो एक विश्वविद्यालयी शिक्षा में एक प्रवृत्ति आई, उसमें, और चूंकि
एक गांधीयन स्टडीज का एक बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी बने जिनकी अपनी सीमाएं यह थी कि उसमें खास समय अवधि में 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में गांधी जी पर कुछ न कुछ एक योगदान करना था। तो वहां पर हिंद स्वराज एक आसानी से ठीक ठाक मटेरियल प्रोवाइड करा देता था कि उसमें विद्वान की बाकी तो अपनी खुद की जो अपनी वैचारिक पोजीशंस है, मान लीजिए वो गैर कांग्रेसवाद की उसकी वैचारिक पोजीशन है, या प्रगतिवाद की अपनी वैचारिक पोजीशन है, या नकारवाद की अपनी वैचारिक पोजीशन है, या अराजकतावाद, जिसको मैं अराज्यवाद ज्यादा कहना पसंद करूंगा, एनार्किज्म का उल्टा वो पोजीशन है। तो उसमें वो हिंद स्वराज के कथनों को एक रेफरेंस संदर्भ से थोड़ा सा नजरअंदाज करके यूज करके वो एक गांधीयन एक मटेरियल सा तैयार होता था, और जिसको मैं अगर बहुत ही वैसे ही उसमें कहूँ तो कम पढ़कर काम चलाने की एक प्रवृत्ति जो विश्वविद्यालय शिक्षा की एक समय सीमा के कारण बहुत ये रही। तो ये सब वजहों से मुझे लगता है कि हिंद स्वराज को केंद्रीय भूमिका में रखने में, क्योंकि ध्यान रखिए कि गांधीयाना बहुत विस्तृत है। गांधी जी का खुद का लिखा सब जानते हैं कि 100 वॉल्यूम में है, और इसके अलावा वह टेक्स्ट 1909 का टेक्स्ट है, और उसके बाद 40 साल तक गांधी सघन रूप से भारत की जमीन पर, धरती पर राजनीति करते हैं और एक सर्वोच्च नेता के रूप में रहते हैं। तो क्या, और गांधी ने खुद उस तरह से यह इमेजिन कर लेना कि गांधी ने अपने हिंद स्वराज की जो उनकी मूल कुछ बातें थी उन्हीं को पूरी जिंदगी लगाने के लिए वो गोपनीय ढंग से प्रयासरत रहे, तो ऐसा तो कोई प्रमाण इतिहास में मिलता नहीं है। बहुत सारी बातें कि गांधी साफ साफ पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी के लिए जूझते हैं, लड़ते हैं, और असलियत तो यह है कि 1919 से लगा करके अपनी हत्या तक गांधी कांग्रेस के साथ सघन रूप से जुड़े हैं सबसे बड़े नेता के रूप में, और कांग्रेस की प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लेते हैं। केवल हिस्सा नहीं लेते, उसमें नेतृत्वकारी हिस्सा लेते हैं। कांग्रेस के रिजोल्यूशन, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, तमाम डेमोक्रेसी के सारे, जो एक प्रचलित डेमोक्रेसी है लोकतंत्र की, उसके बारे में जो तमाम रिजोल्यूशन है, गांधी का उसमें सीधा हस्तक्षेप है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये भी तो एक गांधी की सोच का हिस्सा है। हम कैसे इन सारी चीजों को, जो गांधी ने खुद अपना जीवन जिया, आप गांधी की दिनचर्या सुबह से लगाकर शाम तक की रात तक की गांधी की दिनचर्या अगर देख लीजिए, तो वह एक सघन राजनीतिक व्यक्तित्व की दिनचर्या है, जिसमें वो रोज दसियों, बीसियों, सैकड़ों कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और उनको सलाहें देते हैं। गांधी कहीं से और कोई दूसरी गतिविधियों में केंद्रीय रूप में नहीं अपने आप को जो है झोंकते हैं। तो ये सब कुछ बातें हैं। अब मैं इस भूमिका के बाद में थोड़ा सा ये भी मेरे लिए बताना जरूरी है कि मैं खुद हिंद स्वराज को कैसे पाता हूं। तो वास्तव में हिंद स्वराज एक बहस का दस्तावेज है, और वह जो बहस है वह गांधी बहुत, जिसको कहते हैं एक आर्गुमेंटेटिव पर्सन थे। गांधी बिल्कुल भी एक अपनी बात को कह के खत्म कर देने वाले, उसी को अंतिम मान के बैठने वाले व्यक्ति नहीं थे। गांधी एक बहुत ही संवादी, तर्कशील व्यक्ति थे, और यह जो टेक्स्ट है यह उस बात की सबसे अच्छी नुमाइंदगी करता है। इत्तेफाक यह है कि यह जो संवाद है, यह जो बहस गांधी की थी, यह उन्होंने लिखित रूप में कर दी, वरना ऐसी पता नहीं कितनी बहसें गांधी ने उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं से, क्रांतिकारियों से, अलग अलग जो वैचारिकी के लोग थे उनके साथ उन्होंने मौखिक रूप से बंद कमरों में तमाम की। जो गांधी जी के संस्मरण जो तमाम कार्यकर्ताओं ने लिखे हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं। तो यह गांधी का एक आर्गुमेंटेटिव साइड है। दूसरी बात बहुत जरूरी है कि यह एक तरह से एंटी कॉलोनियल टेक्स्ट है, उपनिवेशवाद विरोधी
जो गांधी की मूल वैचारिकी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा था, उपनिवेशवाद विरोध, उसका ये एक बहुत ही अच्छा टेक्स्ट है। और साथ में डीकोलोनाइजेशन का भी, कि हमको जो अंग्रेजों ने हमें सौंपा है कोलोनाइजेशन के तौर पे, हम उस असर को, उस नशे को किस तरीके से कम करें, या एक हम जो अपनी एक भारतीय चेतना है, या जो जो कुंद हुई, जो कुंद कह सकते हैं, या जो बाधित हुई अंग्रेजों के हस्तक्षेप में आने से, उसको हम कैसे एक तरीके से अपनी मूल देशज आधुनिकता को पकड़ने की और उसे प्रमोट करने की कोशिश करें। यह एक बहुत चीज इसमें महत्वपूर्ण है उस टेक्स्ट में जो निकलती है। इसके अलावा यह, चूंकि मैंने कहा ये बहस का दस्तावेज है, तो इसमें जितना महत्वपूर्ण गांधी की खुद की लिखी बातें हैं, उन बातों को समझने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि गांधी उसमें किताब में प्रश्नकर्ता कौन है, वह जो प्रश्न करता है उसकी वैचारिकी क्या है, क्योंकि उसी के रिस्पांस में गांधी अपना जवाब दे रहे हैं। तो वह जो वैचारिकी है, जिसको एक बहुत आसान तरीके से कह दिया जाता है कि वो वायलेंट स्कूल है, लेकिन मैं इस तरह ही कहना उसको पर्याप्त नहीं मानता कि वह केवल वायलेंट कह के हम अपनी बात को खत्म कर लें। वह वास्तव में एक जो एनार्किस्ट पोजीशन होती है। अब गांधी ने खुद इस बात को कहा है बाद में, कि वो हिंद स्वराज में जो ये किताब कहाँ से बनी थी, तो वो जो एक अनार्किस्ट पोजीशन है, एक वह पोजीशन है जिसको मैं कह सकता हूँ कि बात बहादुरी की पोजीशन है, कि बहुत सारे एक्टिविस्ट मोड के लोग जो कि बातों के आधार पर तो बिल्कुल अलग धरातल पर होते हैं और क्रियाशीलता के धरातल पर बिल्कुल अलग होते हैं। तो गांधी का इंग्लैंड में रहते हुए 4 महीने में ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी की भावना लिए हुए, एनार्किस्ट पोजीशन के लिए हुए तमाम इसको गांधी ने एक जगह पे कहा एक्सपैट्रिएट इंडियंस, जिसको आज के समय में एनआरआईज कह सकते हैं। तो उनकी जो वैचारिक पोजीशन है, जो कि अंग्रेजी राज की सफलता और अंग्रेजी राज की उपलब्धियों से अभिभूत है, जो उसने पूंजीवादी व्यवस्था के तहत करी है, और साथ में अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ना चाहते हैं। तो गांधी इस द्वैध को, विरोधाभास को पकड़ते हैं कि यह गलत है, कि यह तो नहीं हो सकता है कि आपको गाय का दूध तो बहुत अच्छा लगता है, गाय से आपका बैर हो जाएगा। तो गांधी उनको क्वेश्चन करते हैं, उस पोजीशन को क्वेश्चन करते हैं, और वो उस वैचारिकी को पोजीशन करते हैं जो कि अपने अलावा बाकी सबको गलत समझते हैं। कि जैसे मैं उदाहरणों में नहीं जाना चाहता इस चीज के लिए, तो ये टेक्स्ट को एक द्वंद्वात्मक तरीके से पढ़ने की जरूरत है, कि तभी इसका अर्थ और इसका भेद जो है बेहतर खुल सकता है, ना कि इसके शाब्दिक अर्थों को पकड़कर और उनको ही केवल मानने की। अब इस टेक्स्ट में क्या क्या नहीं है, सबसे बड़ी बात तो है हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि यह टेक्स्ट 1909 में लिखा गया था। उसके 40 साल बाद भारत का गांधी जी को, भारत की राजनीति का, भारत की धरती का जो एक हुबहू अनुभव होता है, कि वह गांधी जी का तब तक नहीं भी था। निश्चित है उनकी वैचारिकी के बहुत सारे आयाम जुड़े हुए थे किताबों से और तमाम वजहों से, कुछ नेताओं से मिलके भी, क्योंकि वो बीच बीच में हिंदुस्तान आते थे कुछ समय के लिए, तो वह था। लेकिन उनका खुद का एक अपना एक्सपीरियंस इंडियन सॉइल का नहीं उस तरह से हुआ था। तो यह उस किताब को पढ़ते हुए जरूर ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात है, जो मैंने अभी कहा, कि यह कोई प्रोग्रामेटिक स्टेटमेंट नहीं है कि गांधी जी ने इसमें ये कहा है तो इसको ये मानना है और इसको इसी के आधार पे हमको चलना है। ऐसा गांधी जी ने खुद भी कभी कोई दावा नहीं किया कि ये प्रोग्रामेटिक क्रियात्मक कोई दस्तावेज है, और या इस तरीके से उसको हम एक लिटरल सेंस में पकड़ने की कोशिश
इसके अलावा अब आखिर में, चूंकि समय मुझे लगता ज्यादा नहीं होगा, 10 मिनट में, हिंद स्वराज को लेकर एक जो बहुत ही प्रचलित धारणा है कि यह एक गांधी जी का एक सभ्यता मूलक विमर्श है, जिसमें एक और पश्चिम वह एक तरह से आधुनिकता के विमर्श में एक सभ्यता मूलक ढंग से गांधी उसमें हस्तक्षेप करते हैं, और एक जिसको मुझे कहना चाहिए कि वह एक सिविलाइजेशनल क्रिटिक का टेक्स्ट है, जिसमें वो आधुनिक सभ्यता जो भी हम महसूस कर रहे हैं जो है ठोस रूप में, उसका वो एक निषेध या एक वो है। तो मैं जहां तक मैं समझ पाया गांधी जी की वैलिडिटी को, गांधी जी मूलतः एक राष्ट्रवादी रहे। हमेशा गांधी बिल्कुल प्रचंड रूप से राष्ट्रवादी एक शख्सियत है। राष्ट्रवादी इस सेंस में कि गांधी ने यह समझ लिया था कि भारत ही उनकी कर्मभूमि है, भारत ही उनकी वैचारिकी की एक जमीन देने वाला देश है, और उनको भारत में ही, भारत की ही चिंता करते हुए, भारत के मुद्दों को ही ध्यान में रखते हुए उनको अपनी वैचारिकी और अपना जीवन लगाना है। इन अर्थों में गांधी जी मूलतः एक राष्ट्रवादी शख्सियत ही हमेशा रहे, और उन्होंने कभी ये सब लोग जानते हैं कि उनको विदेश जाने का कोई मतलब उन्होंने मना किया हमेशा। इंग्लैंड जरूर गए एक बार, जो सिविल डिसोबीडियंस के बाद का है, लेकिन वह तो एक भारत का ही काम था जिसके लिए गए। अमेरिका से पता नहीं कितने लुभावने आए आमंत्रण आए, गांधी ने कभी जाने की जरूरत नहीं समझी, और क्योंकि वो कहते थे कि मेरी कर्मभूमि भारत है, और वह कैसा भारत चाहते थे, यह इस बात को समझना गांधी जी की सभ्यता मूलक दृष्टि को पकड़ने के लिए मैं जहां तक समझ पाया कि गांधी यह मानते थे कि यह जो विश्व सभ्यता है, पूरे देश, तमाम दुनिया के देशों में फैली हुई, उसकी अपनी बहुत सारी विशेषताएं हैं, अच्छाइयां हैं जिनको हम ग्रहण कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। इसके अलावा उसमें बहुत सारी नकारात्मक चीजें हैं जिनको हमें नहीं लेना चाहिए। उस वैश्विक परिदृश्य में भारत एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है कि भारत अपना योग वैश्विक सभ्यता में एक ऐसे भारत का निर्माण करके जिसमें धर्म को लेकर राष्ट्र की तमाम संकीर्ण अवधारणाओं को लेकर, भाषा को लेकर, आम जन की तरक्की, उन्नति या उनके शुभ को लेकर एक भारत एक ठोस उदाहरण दुनिया को दिखा सकता है, और इस तरह से वह विश्व सभ्यता में अपना भी योगदान प्रस्तुत कर सकता है, जिससे पूरी दुनिया को एक उदाहरण सटीक मिलेगा कि ये भारत है। तो वह देश जो अपने अपने देशों में, चाहे वो धर्म की या रंग भेद की या कोई भी जो मुसीबतों का या संघर्षों का सामना कर रहे हैं, वह भारत से इस संदर्भ में सीख सकते हैं। इस हद तक गांधी जी का अंतरराष्ट्रीयतावाद है। और इसके अलावा अब एकदम आखिर में मैं हिंद स्वराज को जो जिस तरह से पिछले 20-30 सालों में उस पर जो किताबें आई हैं, अध्ययन आई हैं, मुझे लगता है कि उसको केवल एक सभ्यता मूलक विमर्श में फंसाकर कुछ चीजें उसमें नजरअंदाज हुई हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो उसमें गांधी जी जो भारतीय राष्ट्रवाद का क्या रूप हो सकता है, इसके बारे में अंतर्दृष्टियां देते हैं। आप ध्यान करिए, शुरुआत का जो पहला अध्याय है वो क्या है? गांधी जी कांग्रेस की जो भूमिका है उसके बारे में बात करते हैं सकारात्मक रूप से, कि भारत राष्ट्र के निर्माण में कांग्रेस का क्या रोल है, क्या रोल हमें समझना चाहिए। तीसरी चीज है कि राजनीति में या राजनीतिक कर्मशीलता में अक्सर अधीरता आ जाती है, बेचैनी आ जाती है, भावुकतावाद घुस जाता है। गांधी जी उसको डिस्करेज करते हैं
कि नहीं, पेड़ एक दिन में नहीं लगता। हर राजनीतिक हस्तक्षेप को एक ऐतिहासिक संदर्भ में लेते हुए उसकी अपनी एक भूमिका और एक परिप्रेक्ष्य होता है, हमें वहां से जुड़ना है। गांधी उसमें भारतीय समाज का जो मूल सत्य है, जिसको हम अलग भाषा में मुख्य अंतर विरोध कहते हैं, उसको पकड़ने की बात करते हैं। और वह मूल सत्य, जो मूल अंतर विरोध है, वह भावुकतावादी विमर्शों में नहीं, वह ठोस अकादमिक कामों में जो दिखा है। दादा भाई नौरोजी के काम में जो एक पूरा आरंभिक राष्ट्रवादियों का पूरा वैचारिक योगदान है, गांधी जी उसकी जमीन को महसूस करके वहां पे अपनी इमारत बनाने की कोशिश करते हैं गांधी। तो यह सब जो बातें उसमें हिंद स्वराज की जो गांधी का एक आर्गुमेंटेटिव साइड है। देखिए, गांधी जी के बारे में अगर आप उनको एक राजनेता के रूप में समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी हो जाती है। उनको एक दार्शनिकता, एक महात्मा शिव से हटाकर अगर एक राजनेता के रूप में देखेंगे तो गांधी को भी भारत में स्वीकार्यता कैसे मिली? मेधा, रणनीतिक कुशलता और लोगों को कन्विंस कर सकने की, जो इस देश में पहले से तमाम कार्यकर्ता या और राजनीतिक लोग मौजूद थे, उनको अपनी ओर मिला सकने की क्षमता के कारण गांधी की ये स्वीकार्य पोजीशन 1920-21 में बनती है। उसमें बहुत सारे बीच में चैलेंजेस आते हैं, गांधी उनको अपने तमाम वैचारिक तरीकों से हैंडल करते हैं और वह कुल मिलाकर बने ही रहते हैं। तो केंद्रीय रूप में बस आखिर में मैं एक चीज और थोड़ा सा करके अपनी बात खत्म करूंगा कि अक्सर हिंद स्वराज को केंद्रीय बनाकर जो एक पूरा एक गांधी जी को समझने की कुंजी वाली बात कही जाती है, उसका एक मूल यह भी है कि गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और नेहरू इनसे अलगा के रखना, यानी हम गांधी का एक खुद का अपना एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं और हम गांधी के उन हाथ, पैरों, अंगों के बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं जिनकी वजह से जिनको गांधी ने इस्तेमाल किया और अपने साथ लेकर चले। तो यह पूरी तरीके से अध्ययन की एक बहुत ही सतही पद्धति है, क्योंकि उसमें ऐतिहासिकता और ऐतिहासिक संदर्भों का पूरी तरह से अभाव रहता है। और उसमें हिंद स्वराज के रेफरेंस में ही जो गांधी जी का 1945 का नेहरू जी के साथ में एक पत्र व्यवहार है, उसको बड़ा प्रमुखता से बात कही जाती है दिखाने के लिए, लेकिन उसमें भी एकांगी रखा जाता है दृष्टिकोण। उसमें गांधी जी ने 22 नवंबर, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, 22 नवंबर 1945 को अपने पत्र में, जो आखिरी पत्र है, और उस आखिरी पत्र की बात नहीं होती है, वो शुरुआत वाला होता है जिसमें गांधी कहते हैं कि देखो हिंद स्वराज में जो है वही मैं करूंगा और मान रहा हूँ, और नेहरू कहते हैं कि मेरे तो पढ़ा ही नहीं है, बहुत मुझे याद ही नहीं आ रहा है क्या है। तो यह दो एक बहुत ही घरेलू पारिवारिक, दो पिता पुत्र या उस तरीके की भावना के लोगों के बीच के अपने संवाद का एक तरीका है जो गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक परिवार की तरह से बना के पैदा किया था। ये उस पृष्ठभूमि का है, न कि उसको आज के समय में एकदम आधुनिक संदर्भों में जो एक माना जाता है कि डिफरेंस और इन तमाम चीजों को एक जो विश्वविद्यालय तकनीक से सिखाया जाता है। इसके अलावा उसको गांधी जी अपने पत्र में अपने और नेहरू के विचारों को जो कंक्लूड करते हैं, गांधी जी कहते हैं कि जहां तक मैं तुम्हें समझ पाया हूं तो तुम ये बातें चाह रहे हो भारत में, देखिएगा, और ये तो मैं भी चाह रहा हूं, तो हमारे तुम्हारे बीच में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है जहां तक मैं समझाऊं, और आगे हम लोग और बात करेंगे। लेकिन वो चूंकि इतना देश का इतना एक तूफानी माहौल था कि उस तरह से बहुत सारी, मेरा मानना है, बातें हुई होंगी, लेकिन वो उस तरह से टेक्स्ट में नहीं आई। तो ये सब कुछ बातें हैं, और जो मैं थोड़ा सा कहना चाहता था, आप लोगों के जो सवाल होंगे मैं उनको कोशिश करूंगा कि कुछ उस पर भी कह सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आलोक वाजपेयी जी। आपका बिल्कुल ये जो अनकन्वेंशनल तरीका है गांधी को समझने का, हमेशा आपको सुन के एक नई तरह की दृष्टि हम लोगों को मिलती है। और आपका ये जो वक्तव्य था, इसमें भी हम लोगों को एक नई तरीके से हिंद स्वराज को समझने की अप्रोच और पर्सपेक्टिव हम लोगों को मिला। अब हम लोग आदरणीय कलानंद मणि को सुनेंगे। वो आज के अध्यक्ष हैं संवाद के, और उसके बाद हम लोग सवाल जवाब की श्रृंखला में आएंगे। आदरणीय कलानंद मणि जी। इस तमाम को नमस्कार। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी। डॉक्टर आलोक वाजपेयी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और वे साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने महज 35-37 मिनट में महात्मा गांधी जैसे महासागर और उस महासागर से जुड़ा हुआ उनका प्रथम और बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज के ऊपर करीबन 27 मुद्दे उन्होंने रखे। उन मुद्दों पर चर्चा होने की जरूरत है। उन्होंने एक दृष्टि दी है हिंद स्वराज को देखने की। शायद वो मेरे लिए भी उस पर कई बातें नई है, और उस पर चर्चा की आवश्यकता है। यह सच है, मुझे तो सच लगता है कि हिंद स्वराज को कभी प्रमुखतम दस्तावेज बनाकर गांधी को फॉलो करने वाले, गांधी के मार्ग पर चलने की कोशिश करने वालों ने उसी को लक्ष्य रखकर, उसी को केंद्र में रखकर अपने तमाम कार्यक्रम बनाए हों, या उसकी प्रमुखता के आधार पर उन्होंने चलने की कोशिश की हो, ऐसा मुझे बहुत कम दिखता है। इस रूप से मैं आलोक जी की बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन अगर मुझे अपनी एक्टिविज्म की बात याद करनी है, तो जब से 1971 से जब से जुड़ा, तो उसमें 3 किताबों का जिक्र तब से अब तक आता रहा है। पहली किताब गांधी की जीवनी, दूसरी किताब दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का इतिहास, और तीसरी किताब हिंद स्वराज। और हिंद स्वराज और दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का इतिहास, ये 2 किताब ऐसी किताब है इसमें गांधी की वैचारिक दृष्टि और कर्म की दिशा, उनकी रणनीति, उनकी कार्य के ढंग, उनकी शैली, इसकी पर्याप्त झलक मिल जाती है। डॉक्टर वाजपेयी जी ने 1945 में नेहरू के साथ के संवाद का जिक्र किया है। आपने डॉक्टर गोखले की प्रतिक्रिया का भी जिक्र किया है। ये तमाम बातें बहुत सही है, और ये भी बात सही है कि गांधी जी ने हिंद स्वराज को ही केंद्र में रखकर काम किया, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि गांधी जी के सामने हिंद स्वराज वो एक बड़ा मुद्दा नहीं था। 9 जनवरी 1915 से भारत आगमन के बाद लगातार उनके सामने भारत के स्वराज को लेकर, और स्वराज में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर ही नहीं था, बल्कि भारत में प्रशासन की, राज्य पद्धति की क्या क्या क्रियाएं होगी, क्या क्या ढांचे होंगे, क्या क्या सहभाग होगा, उसकी इकोनॉमिक्स क्या होगी, उसकी मैकेनिज्म क्या होगी, वो तमाम चिंता उनकी तब से शुरू हुई है, जो अंत तक चलती रही है। गांधी कश्मीर से लौट रहे हैं, और 1944 में जेल से निकलने के बाद उनमें हिंद स्वराज, भारत में आजादी मिलने के बाद स्वराज की पद्धति, उसमें जनता का सहभाग, उसमें कांग्रेस के काम करने का तौर तरीका, उसमें पंचायत की भूमिका, उसमें स्वावलंबन की बात,
ये तमाम चिंता उनकी बढ़ती गई थी। लेकिन चूंकि वो बहुत सारे मोर्चे पर वो उलझे थे, शामिल थे, जो बहुत जरूरी था, जो बातें थी। गांधी खुद कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंद स्वराज में जो मैंने बातें कही है वे तमाम बातें से तुम सहमत हो जाओ, लेकिन मेरा ये मानना है। और फिर आगे वो कहते हैं कि भारत और भारतीय समाज और भारत का प्रजातंत्र, भारत की व्यवस्था, भारत का शहर, भारत का गांव, भारत की राजनीति, भारत का समाज कैसे चलेगा, उसके ऊपर जो जितनी बातें वो कह रहे हैं वो हिंद स्वराज का ही सार है। हिंद स्वराज के बारे में जो 27 मुद्दे हैं उस पर मुझे कई जगह तो जैसे गैप लगता है, क्योंकि डॉक्टर आलोक वाजपेयी कहते हैं कि वो उसे हमें कुंजी नहीं माननी चाहिए। लेकिन गांधी जब स्वराज की बात करते हैं तो स्वराज की लगभग वही बातें हैं जो 1909 में गांधी ने उपनिवेशवाद का विरोध करते वक्त कि उपनिवेशवाद कैसे आया, कैसे जमा, क्यों जमा, उसमें हमारी गलती कहाँ रही, हमारी भूलें कहाँ रही। और वो कहते हैं कि उपनिवेशवाद से भी ज्यादा खतरनाक ये आज की आधुनिक सभ्यता है, आज का ये आधुनिक अर्थतंत्र है। और वो आगे कहते हैं कि इस आधुनिकता की, इस आधुनिक व्यवस्था की ही देन उपनिवेशवाद है। और आगे चलकर 8 अगस्त 1947 को पटना में गांधी कहते हैं कि अब आजाद भारत में आर्थिक और सामाजिक एकता ये सर्वोच्चतम कार्यक्रम है और इसके लिए हर एक को तैयार होना है, किसी को कुर्बानी देनी होगी और किसी को उसके लाभ के लिए आगे आना होगा। सबको इक्विटी के मार्ग पर चलना है, यही आजाद भारत का अगला सपना है। डॉक्टर आलोक वाजपेयी के पूरे 37-38 मिनट के में उन्होंने लगभग हिंद स्वराज में कहाँ गैप है, क्या उसकी खूबी है, क्या उसके संदेश हैं, उसको उन्होंने बखूबी लिया है। लेकिन मेरी राय है कि हिंद स्वराज के ऊपर और हिंद स्वराज 1909 से लेकर 29 जनवरी या 30 जनवरी 1947 तक का जो गांधी का संघर्षमय जीवन रहा है, या उसके पहले दक्षिण अफ्रीका में जो उनके रचनात्मक जीवन रहे, उसके बारे में चर्चा यहाँ इतने कम समय में करना शायद संभव नहीं है। मैं डॉक्टर आलोक वाजपेयी जी की एक बात से मैं बहुत सहमत नहीं हो पा रहा हूँ, शायद अगर मैं समझने में भूल हुई हो तो माफ करेंगे, कि गांधी को उन्होंने राजनेता के रूप में ज्यादा प्रस्तुत किया, जबकि गांधी के जीवन में आध्यात्मिकता, नैतिकता, सत्य और अहिंसा और वैकल्पिक अर्थतंत्र का ज्यादा उन्होंने भर दिया है। चाहे वो चरखा को लेकर हो, चाहे वो ग्रामोद्योग को लेकर हो, चाहे वो ग्राम स्वराज को लेकर हो, चाहे वो स्वावलंबन को लेकर हो, चाहे वो गांव और परस्पर गांव के बीच के रिश्तों को लेकर हो, इन तमाम पक्ष पर गांधी की उतनी ही चिंता रही है जितनी चिंता कांग्रेस को साथ लेकर चलने की हो, जितनी चिंता ब्रितानियों से अहिंसक रूप में आजादी पाने की हो। डॉक्टर आलोक वाजपेयी चर्चा के लिए एक और बड़ा मुद्दा छोड़ते हैं कि गांधी मूलतः राष्ट्रवादी थे। हाँ, भारत उनका केंद्र था, लेकिन हम जब देखते हैं कि गांधी गोलमेज से लौटते वक्त में वो कहाँ जाते हैं, किन से बात करते हैं, किनके प्रति उनकी चिंता है, किनके साथ उनका पत्राचार है, हिटलर को वो क्या समझाते हैं, क्यों समझाते हैं, तो ये सारी चीजें, या फिर वो कहते हैं कि हमें अपने घर की खिड़की दरवाजों को खुले रखनी चाहिए ताकि दुनिया की जो हवा है हम तक पहुंचे, लेकिन हमारे कदम इतने मजबूत, इतने दृढ़ हो कि हम उस पर डिग न सके। कुल मिलाकर के गांधी हिंद स्वराज में जो शायद एक बातें जो निकल कर नहीं आ सकी, कि गांधी जब कहते हैं कि हमें इस आधुनिक सभ्यता का बहिष्कार करना चाहिए और हम अगर आज नहीं कर पाएंगे
तो कल बहुत देर हो चुकी होगी। गांधी उस किताब में एक और बड़ी बात कहते हैं जो आकर चली गई है, क्योंकि वो एक बहुत शोध परक, बहुत मनन के साथ, मतलब कोई एकेडमिक लिहाज से वो किताब नहीं लिखी गई है। 5 अलग अलग क्षेत्रों को उद्देशित करके वो गांधी ने अपने 10 दिन में अपनी बातें लिखी है। तो उसमें उन्होंने एक जगह कहा है कि अगर भगवान ने जो इंसानों के शरीर के अंगों को जो जितनी शक्ति दी है, the God has given limited strength to our limbs, and the days we will cross the limit of our limbs, that will create destruction, not the development. इस प्रकार मेरे 1-2 शब्द ज्यादा हो सकते हैं, ये सब आशय भी उसमें छिपा हुआ है। गांधी 1942 के अगस्त क्रांति के बाद जब से जेल में निकलते हैं, तब वो उनकी चिंता में हिंद स्वराज है, तब उनकी चिंता में देश में आर्थिक और सामाजिक समता की बात ज्यादा आती है। दुर्भाग्य की बात रही कि गांधी तब रह नहीं सके और वो बहुत जल्दी चले गए। गांधी का एक बयान हमें यहाँ ध्यान रखना चाहिए। वो 5 अगस्त 1947 का आज लाहौर के पास में का है, जब गांधी ने कहा कि मैं जब कलकत्ता, नोआखाली और बिहार से निपट लूंगा, देश में शांति हो जाएगी, तो मैं आजीवन मैं पाकिस्तान में रहूंगा, क्योंकि मुझे दुनिया को सत्य और अहिंसा समझानी है और दुनिया को मुझे सत्य और अहिंसा के मार्ग पर लेकर चलना है। मैं एक बार फिर डॉक्टर आलोक वाजपेयी जी को बहुत ही वैचारिक, प्रगल्भ और बड़े ही, मैं उत्तेजक नहीं कहूंगा, लेकिन चर्चा के लिए, विमर्श के लिए बहुत ही सार्थक मुद्दे उपस्थित भारी हों। रणधीर जी और IMT ने मुझे ये मौका दिया, उसके लिए मैं आपको शुक्रिया कहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जितना अच्छा आलोक जी का उद्बोधन था, उतना ही बेहतरीन आपने विश्लेषण दिया और अध्यक्षता भी की। अब मैं कुछ सवाल जवाब के लिए अपने साथियों से निवेदन करूंगा। एक प्रश्न तो आलोक जी के लिए अध्यक्ष जी ने ही रखा, जिसमें वो महात्मा गांधी को एक राजनेता के रूप में ज़्यादा देखते हैं। तो एक कमेंट बॉक्स में मेरे पास क्वेश्चन आया है कि गांधी सरकार उन्मुख है या समाज उन्मुख है। ये लगभग उसी तरह का प्रश्न है। तो हम पहले आलोक टंडन जी से शुरू करते हैं और हम आपसे निवेदन करेंगे साथियों से कि वो 1 से 2 मिनट में अपनी टिप्पणी और अपने सवाल को रखें। जी डॉक्टर आलोक टंडन जी। बहुत बहुत धन्यवाद रणदीप जी। आज बहुत ही अच्छा विमर्श हो रहा है गांधी के हिंद स्वराज को लेकर, और मैं काफी दूर तक आलोक जी से सहमत हूँ कि गांधी को समझने के लिए केवल हिंद स्वराज को पढ़ना या उसको ही कुंजी मानना मेरे विचार से भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि गांधी ने उसके बाद बहुत कुछ लिखा है और बहुत कुछ आंदोलनों के बीच अपनी पोजीशंस को बदला भी है। तो कई बार हिंद स्वराज को पढ़ने वाले उसको पार्लियामेंट का विरोध, टेक्नोलॉजी का विरोध और न जाने क्या क्या कह के जो सबसे बड़ा खेल करते हैं वो यह है कि वो भारत की पुरानी जो सभ्यता है उसके वकील के रूप में उनको देखना चाहते हैं, वो उसके डिफेंडर्स के रूप में देखते हैं, और इसी के पीछे वो राज छुपा हुआ है जिसके वजह से ये सभ्यता विमर्श जो है वो बहुत ज्यादा हमारे सामने आ रहा है। क्योंकि ये बात मैंने बहुत पहले लक्षित की थी कि गांधी का जो पूरा का पूरा, गांधी पे जो प्रभाव है बाहर का, टॉल्स्टॉय, रस्किन, थोरो या अन्य लोगों का, या अपना जो साउथ अफ्रीका का अनुभव है, ये लोग इसको बाइकआउट कर देना चाहते हैं। ये उसको गांधी से अलग करके गांधी को किसी काल्पनिक भारतीय सभ्यता के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, और इसी की वजह से गांधी के सिर्फ इस सभ्यता विमर्श को वो बहुत हाईलाइट करते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि गांधी जिस सभ्यता की बात कर रहे हैं वो क्या
कभी इतिहास में भारत की सभ्यता रही है, या ये गांधी की अपनी एक यूटोपियन सभ्यता की इमेज है जिससे कि वो आत्मबल की संस्कृति कहके प्रस्तावित करते हैं और उस तरफ एक भविष्य में ले जाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि जब तक हम गांधी के सभ्यता विमर्श की ऐतिहासिकता को नहीं पकड़ते तब तक हम हमेशा धोखा खाएंगे और हमको ये हमेशा लगता रहेगा कि गांधी किसी सुदूर अतीत में कहीं रखी हुई सभ्यता की वकालत कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। अब मेरा प्रश्न जो है वो बहुत छोटा सा है कि गांधी की जो आलोचना की है इसमें, वो क्या केवल उपनिवेशवादी आधुनिकता की आलोचना है या इससे कुछ ज्यादा है? और यदि उससे ये कुछ ज्यादा है, जैसा कि मैं मानता हूं, तो क्या ये पूरी तरह आधुनिकता विरोधी है और ये किस तरह मार्क्स द्वारा की गई आलोचना से भिन्न है? ये हमारे लिए समझना मेरे विचार से बहुत जरूरी है। और इससे हम बात खुलती है जो आपने कहा कि देशज आधुनिकता का एक प्रस्थान बिंदु हो सकता है हिंद स्वराज, वो उसकी परिणति नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अगर इस प्रश्न पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो गांधी ने जो आलोचना की है उसको सही परिप्रेक्ष्य में समझने की बहुत जरूरत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आलोक टंडन जी। मैं डॉक्टर आलोक वाजपेयी जी से निवेदन करूंगा कि इन क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लें और हो सके तो एक ही बार में आप जवाब दें। मैं हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं धनंजय राय जी, मनोज राय जी। तो मनोज राय जी से निवेदन करेंगे कि वो अपनी टिप्पणी दें। हाँ रणधीर जी, मैं यात्रा में हूँ और मेरा अभी कोई सवाल नहीं है। मैं चूंकि दो महापुरुषों ने अपनी बात रखी और जैसे राष्ट्रवाद पे आदरणीय आलोक जी ने बात रखी और फिर कलाम मदी जी ने जिस तरह से विश्लेषण किया, उससे मेरी एक समझ बनी और एक मनी जी के बात से मैं सहमत हूँ कि इस पे एक अलग से विमर्श की जरूरत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मनोज कुमार राय जी। जी नमस्कार। सवाल तो नहीं बनता है जिन बातों की ओर आलोक जी ने इशारा किया, खासतौर से 1938 से लेकर के 1997 तक जो भी काम हुए हैं और उसके बीच में गांधी मार्ग का जो अंक आया या नागेश्वर प्रसाद जी ने जो भी काम किया, तो एक प्रकार से कहा जाए तो पूरी तरह से वो उन्होंने हिंद स्वराज की यात्रा की पड़ताल स्वयं की है। और कुछ बात सहमति और असहमति के बिंदु तो रहेंगे, जैसे कि ये इस बात से सहमत नहीं है कि उसको कुंजी कहा जाए। तो अब किसी की इच्छा है कि हो सकता है कि उसको बहुत सारी चीजें दिख जाती हो तो वो कुंजी कह भी सकता है। कुंजी को थोड़ा बड़े अर्थ में लेना चाहिए। कुंजी का मतलब ये नहीं कि प्रश्नोत्तरी लिखने वाली कुंजी, तो मुझे नहीं लगता है कि उसकी जरूरत है कुंजी को कहने। तो किसी की इच्छा है कि कुंजी है तो वो मान सकता है कि हो सकता है कि उसको सारे जो कुछ भी वो पढ़ना लिखना या सोचना चाहता है उसके बीच तत्व उसको दिख रहे हो, तो कुंजी किसी को कहने में आपत्ति नहीं है। पर जैसा कि गांधी जी खुद कहते हैं कि भाई जब भी आपको कुछ विरोधाभास लगे तो मेरी आगे वाली बात को स्वीकार किया जाए। और मेरा मानना है कि गांधी एक ऐसे मतलब इकलौते पुरुष के रूप में नजर आते हैं जो दिन प्रतिदिन विकसित होता ही गया। हम किसी कहानी को देखें, किसी उपन्यासकार को देखें या उपन्यास को देखें तो किसी के जीवन में एक ठहराव सा आता है कि उन्होंने अपनी सब शक्ति चुका दी है यहाँ तक जाकर, इसके बाद उनका विकास नहीं हुआ। किसी भी महापुरुष की बात हो सकती है, लेकिन ये इकलौते महापुरुष के रूप में नजर आते हैं कि जिस दिन उनकी हत्या होती है उस दिन भी वो विकसित ही हो रहे थे। तो स्वाभाविक है जो व्यक्ति अंतिम समय तक विकसित हो रहा होगा उसको ये कैसे कहा जाए कि नहीं उसकी जो एक कृति है, प्रारंभिक कृति है, और उसमें सारी चीजें समाई जाए। और उनसे उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। रोज परिवर्तन हो रहे हैं तो उनसे कैसे उम्मीद की जाए कि नहीं हिंदू स्वराज में ही सारी बातें वो कह कर गए हैं। अच्छा, वो कहने के उद्देश्य से नहीं कह रहे थे। एक होता है कि भाई एक लेखक है तो बड़ी तैयारी के साथ अपना सिनॉप्सिस बनाता है, उस सिनॉप्सिस के भीतर रंग भरता है। ऐसा कुछ सिनॉप्सिस नहीं था। उनके भीतर एक उस समय का जो आवेग था, बल्कि राजमोहन गांधी ने एक जगह जिक्र किया है कि जब वो लौट रहे हैं और जहाज पर कुछ लोग स्वागत करने के लिए गए, उनका भतीजा भी संभवतः स्वागत करने के लिए वहां पहुंचा है, तो
जैसा कि होता है घर का बच्चा थोड़ा उत्साहित होता है, कोशिश करता है कि हम जल्दी से पहुंच जाए वहां पर, अपने चाचा को छून ले, अपने ताऊ को छून ले। ऐसी कोशिश संभवतः मोहनलाल गांधी रहे होंगे। तो अंग्रेज जो भी अफसर था उसने एक बार कहा, दूसरी बार उसने डांटा उनको। तो गांधी जी के जिस वाक्य को उद्धृत किया राजमोहन गांधी ने कि ही विल नॉट मूव एन इंच फ्रॉम हियर, तो उन्हें दिखाते हैं कि क्रोध में वो आदमी कि क्रोधित होते हैं वो कि भाई ये, तो उनसे उनके दिख जाता है कि भाई अब तो तुम पर शिकंजा कसने वाले हैं गांधी। ही विल नॉट मूव एन इंच फ्रॉम हियर जब कह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उनके भीतर कोई उद्वेग था, और वो उद्वेग एक दिन का नहीं है कि 4 महीने में बहुत सारी बाजी वो हार रहे हैं। वो खुद कहते हैं कि मैं 20 वर्षों से इसको देख रहा हूँ। जिस होटल में जाते हैं और प्रवेश करते हुए कहते हैं कि मैं इसमें पूरी जिंदगी गुजार दूंगा, उसके कुछ ही दिन बाद कहते हैं कि नहीं मुझे तो यहाँ पर कुछ भी पसंद नहीं है। वो लगातार परिवर्तन हो रहा है। तो आलोक जी की अपनी दृष्टि है, किसी की देखने की दृष्टि है, और हम लोग कभी भक्ति मार्गी हैं, इसलिए जो कुछ आलोक जी या कोई व्यक्ति बताएगा अच्छा ही लगेगा। अभी भक्ति मार्गी में है, अभी कोई क्रिटिकल उस वे में गांधी जी को देख पाने में अभी तक मैं असमर्थ हूँ। हो सकता है उनसे जीवन में ढेर सारी चूक हुई हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी शायद मैं उसको, जैसे कि उन्होंने कहा कि गीता पढ़ने के बाद जो 63-62वां या 63वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, उस श्लोक तक हम भी जा रहे हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है कि अनुभूति मुझे भी हुई है, लेकिन उस अनुभूति को मैंने श्मशान वैराग की तरफ फेंका और फिर मैं भी बाजार में निकल गया। तो अभी तो हम वही श्लोक पर ही ठीक से नहीं पहुंच पाए हैं जहां गांधी जी शुरू में पहुंच गए। तो मेरे लिए अभी गांधी भक्ति मार्ग के रूप में है, मैं अभी उनकी भक्ति ही कर रहा हूँ, इसलिए सवाल बनता नहीं है। आलोक जी ने जो बताया बहुत ही अच्छी बात बताई, बल्कि आलोक जी को सुनने वाला है कि नहीं, इस दृष्टि को भी आगे बढ़ाना चाहिए, उधर देखना चाहिए। इस नजरिए से मैं आलोक जी के वक्तव्य को देख रहा हूँ। धन्यवाद। समाजवादी साथी हमारे साथ प्रमोद यादव जी हैं। मैं निवेदन करूंगा प्रमोद जी से कि वो अपनी टिप्पणी 1 मिनट या 2 मिनट की दें। जी नमस्कार। मैं बहुत कुछ सुन के सीख भी रहा था, कोशिश कर रहा था। ये गांधी जी स्वयं एडमिट करते हैं अपने लेखन में कि हम लगातार विकसित होते रहते हैं। वो इसको स्वीकार करते हैं कि आज मैं जो कुछ कह रहा हूँ हो सकता है कल थोड़ा सा उसमें रूपांतरण हो जाए, क्योंकि सामयिक परिवर्तन जो होते हैं उनके साथ वो इवॉल्व करते हैं। लेकिन एक एसेंशियल स्पिरिट गांधी जी की वो उनके हिंद स्वराज में देखी जा सकती है। वो लगातार वो जीवन भर शायद ये काम करते रहे कि डिवोल्यूशन ऑफ स्टेट को डिवॉल्व करने की बात, वो हिंद स्वराज की एसेंशियल स्पिरिट है। और इस लिहाज से हिंद स्वराज को आप उनकी कुंजी के तौर पे बांध सकते हैं। एक एक स्पेसिफिक बात को तो ना माने बेहतर है, लेकिन उसकी स्पिरिट को अगर आप देखेंगे तो उसमें यह है कि state should not be there. Gandhi admits that he is an anarchist of sorts in many respects. ऐसा नहीं कि वो अपने को बहुत अनुशासित और वो मानना चाहते हैं कि हम जैसा स्टेट कहेगी वैसा करेंगे, कंफॉर्म करेंगे। he is not a conformist. वो डेविएट करना चाहते हैं, हमेशा विद्रोही हैं बेसिकली अगर इस तरह की कोई चीज स्थापित हो जाती है। तो डिवोल्यूशन ऑफ स्टेट, और एक ही स्ट्रोक में हिंद स्वराज में वो उनकी नियत रही हो ना रही हो, आप देखेंगे कि वो क्लासिकल कॉलोनियल जो सेटअप था उसके और नियो कॉलोनियल सेटअप के खिलाफ एक ही स्ट्रोक में वो हमला है हिंद स्वराज। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि स्पेसिफिक्स में आप जाएंगे तो अस्पताल होगा कि नहीं होगा, हमारी औषधीय प्रणाली क्या होगी क्या नहीं होगी, इंडस्ट्री कैसी होगी नहीं होगी, वो उसमें हम बहस कर सकते हैं वो और अपने रिजर्वेशंस व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन जो एसेंशियल स्पिरिट है पूरे हिंद स्वराज मॉडल की, वो ये है कि स्टेट्स शुड डिवॉल्व, पीपल शुड बिकम सॉवरेन, और एक बेनाइन सोशल स्ट्रक्चर इमर्ज करे, उसकी कल्पना है गांधी की। वो मॉडल यूज करते हैं। इट इज अ मॉडल आफ्टर ऑल। वो जरूरी नहीं है कि शब्दशः यथावत उसको उतार दिया जाए। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है हिंद स्वराज के बारे में। और बाकी वक्ताओं ने तो बहुत कुछ अच्छी बातें कही हैं जिनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, उनसे भी सीखता हूँ। यही बस संक्षिप्त टिप्पणी थी हमारी उसके विषय में। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
सुज्ञान मोदी जी से निवेदन है, सोनू जी से भी निवेदन है कि सुज्ञान मोदी जी के बाद अपना वक्तव्य। मैं रणधीर भैया, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ, बस थोड़ा सा कहूँगा, क्योंकि इतने सारे विद्वान गुरुजन हैं। मेरा कहना तो सही नहीं था, लेकिन इतने सारे कार्यक्रम आपने भैया करवाए हैं। इसके बाद आज मेरा मन इसलिए भी किया क्योंकि आलोक सर ने कम समय में इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां गांधी जी के बारे में दी। और दूसरी बात मैं बता दूं, मेरे मन में भी गांधी जी के बारे में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़कर बहुत सारी भ्रांतियां थी, मगर जब से रणधीर भैया आपके साथ मैं जुड़ा, उसके बाद गांधी जी के बारे में जब चर्चाएं होने लगी, तो यहाँ सुनकर मैंने बहुत सारी बातें उनकी कई किताबों से अवगत हुआ। तो मुझे लगा कि नहीं, ये हम युवाओं की सबसे बड़ी कमी थी, और हम जो कर रहे थे वो बहुत गलत थे। और कहीं ना कहीं गांधी जी के बारे में जो भ्रांतियां व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर चलती है, इससे निकलकर अगर हम युवा साथी अगर किताब की दुनिया से जुड़कर कुछ जानकारी ले पाए, और जिससे आप जैसे व्याख्यान करवाते हैं भैया हर एक सप्ताह शुक्रवार को और कई विद्वानों को लाते हैं, उसके बाद यहाँ 1 घंटे के सेशन में जो जानकारी मिलती है, बहुत अच्छा लगा भैया। इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं कहना है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सुज्ञान मोदी जी से निवेदन है कि वो अपना वक्तव्य दें, उसके बाद हम लोग डॉक्टर आलोक जी को सुनेंगे। आलोक साहब ने जो कुछ कहा और कुमार कलानंद जी ने जो कुछ हमें समझाया, उससे अधिक बात करने को नहीं है। फिर भी चूंकि इस सेमिनार को सुनने के लिए छात्र बैठे हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं मात्र ये ऐड करना चाहूँगा कि अभी हम 70 मिनट में जो कुछ चर्चा कर पाए, पर हिंद स्वराज की को बनाने की जो मूल भावना, जैसे कि 1909 में डॉक्टर प्राणजीवन मेहता जब वो 4 महीने तक वहां पे रहे, तो गांधी जी ने खुद कहा है कि 30 दिन तक हमने रात में 8-8 घंटे तक बात करके जो प्रश्न चर्चा की, उसका निचोड़ जो है मैंने हिंद स्वराज में लिखा। और यह तथ्य है कि 21 फरवरी 1940 को सेवा संघ के महाधिवेशन मालिंदा में गांधी जी ने यह कन्फेस किया कि मेरे जीवन में आज 1940, 1909, उस समय मेरी उम्र 40 वर्ष की थी और प्राणजीवन मेहता की 45 वर्ष की थी। प्राणजीवन मेहता मुझे कुछ नहीं समझते थे, मुझे समझाने के लिए उन्होंने 28 दिन तक निरंतर चर्चा की। और क्रियान्वयन में देखिए कि जैसे ही गांधी जी वहां से वापस लौटे, तो उन्होंने वकील का काम छोड़ दिया। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ में कुछ जानकारी देने का प्रयास कर रहा था। रणदीप भाई, बहुत अच्छी चर्चा होती है, बहुत धन्यवाद। खास करके बस धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद हम लोगों के साथ है, हमेशा रहेगा जी। अब डॉक्टर आलोक वाजपेयी जी से निवेदन है कि वो इन जिज्ञासाओं के ऊपर कुछ बोलें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो माननीय अध्यक्ष जी ने जो मेरे वक्तव्य पर कुछ जो टिप्पणियां रखी हैं, तो मैं चूंकि एक ये नॉर्म होता है कि जो अध्यक्षीय वक्तव्य हो उस पर कोई हमें बाद में कमेंट नहीं करना है, तो उसे मैं कभी और दूसरे वक्त के लिए रखता हूं, या अलग से हम लोग भी बात करेंगे। तो अन्य जो प्रश्न है, एक प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जिस पर मेरा मानना है कि नजरिया साफ करना बहुत जरूरी है, और जो आपने रणधीर मुझे पढ़ा था कि सरकारोन्मुख या समाजोन्मुख गांधी का क्या दर्शन है, और उसी में ये श्री प्रमोद यादव साहब ने भी एक अपनी अपने कमेंट में ये कहा कि वास्तव में गांधी डिवैल्यूएशन ऑफ स्टेट की उनकी एक मंशा थी बहुत ज्यादा, जिसमें जनता सॉवरेन हो और स्टेट की भूमिका नगण्य होती जाए। तो इस पर बहुत थोड़ा सा, क्योंकि इस एक बिंदु ने मेरा मानना है कि बहुत कुछ गांधी अध्ययन और गांधी को समझने की दिशा में
अलग अलग बातें रखी। मैं जहां तक समझ पाया गांधी जी को पढ़ते हुए तमाम बिंदुओं से कि गांधी ने स्टेट के बारे में जो कहा है उसका संदर्भ कॉलोनियल स्टेट है, यानी औपनिवेशिक जो एक राज्य था। गांधी का क्रिटिसिज्म जो स्टेट का एज सच है उसको कॉलोनियल स्टेट के क्रिटिसिज्म के तौर पे मैं ज्यादा पाता हूँ, क्योंकि फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि गांधी मूलतः एक पॉलिटिकल डोमेन में काम करने वाले नेता थे। अगर राजनेता के शब्द में थोड़ा सा अगर दिक्कत हो तो वह ऐसी कोई बात नहीं कह सकते थे जिससे जो मुख्य शत्रु है उपनिवेशवादी साम्राज्य उसको कहीं से कुछ मदद मिले। मान लीजिए गांधी अगर कहते कि राज्य को ये काम करने चाहिए जनता के हित के और भले के लिए, तो औपनिवेशिक स्टेट तो इस बात के लिए हमेशा तैयार ही बैठा था कि किस तरीके से वो इंडियन नेशनल मूवमेंट को कोएप्ट कर ले, उसको अपने में मिला ले। तो गांधी ने अपना पूरा डिस्कोर्स एक तरह से कॉलोनियल स्टेट के खिलाफ खड़ा किया, और वह जरूरी भी था, मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी था, और इसके अलावा जो डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस था उसके लिए भी बहुत जरूरी था। और ये उनका पूरा जो कॉन्स्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स और तमाम जो और डिवाइसेस उन्होंने डेवलप किए, उसका एम ये था कि क्योंकि आप अंग्रेजी शासन को अगर देखिए तो उसके बाद से ही अंग्रेजी शासन ने समाज के तमाम बड़े अलग अलग तबकों को अपने प्रभाव में लेके अपना समर्थक बनाया हुआ था। तो गांधी स्टेट को लेकर जो भी वो कहते हैं वो बेसिकली उसका कॉन्टेक्स्ट जो है कॉलोनियल स्टेट है, यहाँ से देखना चाहिए मेरी समझ से। दूसरी बात है कि जैसे ही देश आजादी के नजदीक पहुंचता है 45-46 तक, ये लगभग साफ होने लगता है, और तो गांधी की जो बातें हैं, उनकी जो सलाहें हैं वह बदल जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो संविधान सभा के लिए वो कहते हैं कि आज की तारीख में, मैं तारीख बिल्कुल एग्जैक्ट बाद में बता सकता हूँ, 46-47 के ही आसपास, वो कहते हैं कि आज की तारीख में संविधान सभा में सहयोग करना, उसको अच्छे से करना एक तरह का सत्याग्रह है, कॉन्स्ट्रक्टिव सत्याग्रह। और तो वह एक तरह से जो एक एक्टिविज्म जो उन्होंने एंटी स्टेट, एंटी कॉलोनियल स्टेट एक्टिविज्म जो उन्होंने डेवलप किया था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, उसको किस तरीके से एक कॉन्स्ट्रक्टिव साइड के एक एक्टिविज्म की ओर जो है मोड़ा जाए, इस दिशा की ओर वो सोच रहे थे। और अनफॉर्चुनेटली उनके असैसिनेशन से वो प्रोसेस रुक गई। और वास्तव में यहाँ पर एक बात मैं और कह दूं कि अक्सर गांधी की जो वो है, इसको कहते हैं कि वो गांधी जी चाहते थे अब आजादी मिल गई, कांग्रेस को भंग कर दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि गांधी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस करना चाहते थे कि अब मुख्य अंतर्विरोध बदल गया, आगे की चुनौतियां दूसरी हैं, तो वो गांधी उसी तरह से कांग्रेस में बड़े संगठनात्मक या दूसरे जो भी उनके दिमाग में रहा हो वो करना चाहते थे। जैसे नागपुर में 1920 में उन्होंने कांग्रेस का पूरा बदल दिया था खाका, तो यहाँ पर वो चीजें थी। और इसके अलावा ये आलोक टंडन साहब ने एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही सोचने लायक बात उठाई कि क्या जो हिंद स्वराज में गांधी की आलोचना है वो केवल एक उपनिवेशवाद विरोधी आलोचना है, इस तरह का उनका जो प्रश्न था। तो यह मैं जहां तक समझता हूं गांधी की जो आलोचनाएं हैं उनके 2-3 प्रस्थान बिंदु। एक बहुत बड़ा प्रस्थान बिंदु यह है कि गांधी यह मानते हैं कि भारत एक राष्ट्र के रूप में निर्माणाधीन है या एक राष्ट्र के रूप में विकसित हो रहा है। तो मेकिंग ऑफ इंडियन नेशन
कि जो एक प्रोसेस है, हिस्टोरिकल प्रोसेस है, गांधी उसमें भी अपना एक रोल रखना चाहते हैं और उसके महत्व को कम नहीं करना चाहते हैं। वही बात इस तरह से आती है कि अंग्रेज चले जाएंगे तो कौन होगा, यह अपनी जगह पे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन देश को एक राष्ट्र के रूप में कैसे एकजुट रहना है, कैसे वो एक राष्ट्र का एक कलेवर भारत बनेगा, क्योंकि ना तो प्राचीन राष्ट्र की गांधी यकीन करते थे, ना मध्यकालीन बात। तो यह एक नया फिनोमिना है जो भारत एक्सपीरियंस कर रहा है ब्रिटिश रूल के साथ, तो उसकी जो प्रोसेसिंग है वहां पर भी, तो यहाँ मुझे लगता है कि वो जो देशज आधुनिकता है, तो उसमें निश्चित है कि गांधी साम्राज्यवाद के खतरों को सबसे बेहतर समझने वाले लोगों में थे। और तो वह एक ऐसी आधुनिकता जो भारतीय संस्कृति को के अनुरूप बने और सकारात्मक बने और ऐसी बने जिसका एक यूनिवर्सल अपील भी एक लॉजिकल हो। तो गांधी इन सारी प्रक्रियाओं में अपने को जो है जोड़ के देख रहे थे, और हिंदू स्वराज में भी वो साफ साफ नजर आती। जैसे फॉर एग्जाम्पल धर्म के बारे में, राष्ट्रवाद की जो मैंने बहुत संक्षिप्त में बात की, गांधी धर्म के बारे में जो हिंदू स्वराज में कहते हैं वह क्रांतिकारी है। वैसा आज कोई कहने के लिए बहुत उसको हिम्मत चाहिए। गांधी कहते हैं कि वास्तव में तो दुनिया में जितने दिमाग हैं उतने धर्म हैं। गांधी संगठनिक धर्म के बिल्कुल खिलाफ एक इतना बड़ा स्टेटमेंट देते हैं। और दूसरी बात कि धर्म राष्ट्रवाद का आधार नहीं हो सकता राष्ट्र बनाने का, कि बहुत सारे उदाहरण वो हिंदू स्वराज में क्या वो पूरे जीवन में ही देते रहे कि धर्म वह मूल बिंदु नहीं है जिसके आधार पर हम राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, या अगर करते हैं तो वह एक हानिकारक, बहुत ही नुकसानदेह चीज उन्हीं लोगों के लिए है जो इसमें लगे। और इसके अलावा मैं जो हमारे परम आदरणीय हमारे जो मेरे फादर फिगर की तरह से सुज्ञान मोदी साहब हैं, उन्होंने मेरी एक बहुत जो मुझसे गफलत में कमी रह गई कि मैंने प्राणजीवन मेहता साहब का नाम नहीं लिया, और तो उसकी ओर इशारा किया। तो यह बिल्कुल सही है, गांधी जी ने 1940 में खुलासा किया था कि वो प्राणजीवन मेहता साहब थे, और प्राणजीवन मेहता साहब गांधी की जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण थे और बड़े भाई की तरीके से थे। तो गांधी भारतीय संस्कृति के अनुरूप अपने से बड़े बुजुर्गों और उनको एक सम्मान, तो गांधी जी उनसे आमने सामने भीड़ नहीं पाते थे, और क्योंकि वो इतना इज्जत सम्मान करते थे, तो उन्होंने सोचा कि हम अपनी बातें एक लिख के दे देते हैं। निश्चित है उसमें प्राणजीवन मेहता जी के साथ संवाद का एक वो था, और गांधी जी का ये बड़ा पुराना तरीका था अपनी बात कहने का। अपने बुजुर्ग से, अपने पिता को उन्होंने चिट्ठी लिख के अपनी कमियां बताई थी बहुत सारा, वो तो ये करते रहते थे। तो वो एक इस तरीके का गांधी का था। एक चीज मैं यहाँ पे ही और जोड़ दूं कि गांधी जी पर प्रभाव के बारे में अक्सर जो है रस्किन, थोरो, टॉल्स्टॉय और जो ये पश्चिमी विचारक हैं इनकी बात कही जाती है, जो बिल्कुल सही है, ये स्वाभाविक भी है। गांधी जी इतने डीप ऑब्जर्वर थे, इतने कीन ऑब्जर्वर थे देश के, दुनिया के, कि उनके ऊपर, और इतने बड़े पढ़ाकू थे। गांधी को एक मामले में थोड़ा सा छुपाते थे कि वो किताबें नहीं बताते थे मैं कौन कौन पढ़ता हूँ, जबकि गांधी अपने समय की सर्वश्रेष्ठ किताबों का खूब अध्ययन करते थे। तो निश्चित है कि वो सब प्रभाव तो थे, लेकिन एक नाम जो अक्सर छूटता है और उस पर गौर नहीं किया जाता, क्योंकि हम लोग अक्सर पश्चिमी नामों से और पश्चिमी चीजों से ज्यादा जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, वो राजचंद भाई का है। और ये मैं सुज्ञान मोदी साहब से मिलने से पहले से मैंने इस बात को पकड़ा था, शायद आज से 25 साल पहले, कि और मैंने ढूंढ के राजचंद भाई का लिखा पढ़ने की कोशिश की। और निश्चित है कि धर्म, अध्यात्म और जीवन, या जो वॉलंटरी पॉवर्टी का गांधी का दर्शन है, पूरा जो एक फिलॉसफी है, वो उसमें बहुत बड़ा राजचंद भाई का है कि हमारे पास हम कुछ भी रुपए पैसे में खेल सकते हैं, लेकिन हमने सादगी चुनी हुई है। तो एक वह जो एक चीज है, तो राजचंद भाई को भी सबको जरूर पढ़ना चाहिए। और एक आपने एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक काम जो महात्मा के महात्मा करके गांधी जी और राजचंद भाई के जो तमाम पत्राचार है, तमाम चीजें संकलन किया, उसे भी देखना चाहिए। अब मुझे लगता है समय बहुत हो गया है, आप लोगों ने मुझे बहुत बर्दाश्त किया, और तो मैं आप सबको शुक्रिया बोलता हूँ। हाँ। जी बहुत धन्यवाद। एक साथी हमसे मिस हो गया, ओम द्विवेदी जी हैं,
और वो बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हाथ उठाए थे, तो बस 30 सेकंड में अपनी बात को पूरा कीजिए। जी, ओम द्विवेदी जी। धन्यवाद रणधीर जी। एक्चुअली मुझे कुछ कहना नहीं, मेरा एक सवाल था या जो मुझे समझना था गांधी जी के बारे में कि गांधी जी की राज्य के विषय में यहाँ पर लोगों ने अलग अलग अपना विचार रखा कि राज्य को गांधी जी कैसे देखते थे। पर मैं ये जानना चाहता था कि राज्य को लेकर उनके जो समकालीन उनके जो उत्तराधिकारी थे, क्या उन्होंने वैसा भारत बनाने के लिए कोई कोशिश की या उन्होंने गांधी जी को भुलाकर एक नए राज्य को स्थापित किया जिसे आज हम लोग आधुनिक भारत के रूप में देखते हैं? जी, बहुत धन्यवाद। हम लोग थोड़ा समय का ध्यान नहीं रख पाए, लेकिन हम 1 मिनट में कहेंगे कि आलोक जी से निवेदन करेंगे। रणधीर जी, हाँ, आपने बहुत ही एक मौजूद सवाल उठाया है, लेकिन चूंकि समय इतना कम है तो उस पे कोई मैं बहुत ही संतुष्टि वाला जवाब मैं दे ही नहीं दूंगा, तो इसको अगली बार के लिए रखें। और ये जो बस 1 मिनट में मैं अपनी बात कह दूं कि आजादी के बाद जो भारत बना, या कह सकते हैं साफ साफ नाम लेकर, जो नेहरू गवर्नमेंट और नेहरू युग था, वह कितना गांधीवादी या गांधी जी की सोच और समझ के अनुरूप का भारत का निर्माण हुआ, या कितना वो गांधी जी को भूल करके दूसरी चीजों का निर्माण हुआ, तो यह इस पे बहुत ही ध्यान से, ठंडे दिमाग से, बिना एक्टिविज्म, आज के या किसी भी समय के एक्टिविज्म को जिंदा रखते हुए सोचना बड़ा मुश्किल है। बस मैं एक बात कह दूंगा कि सांप्रदायिकता, गांधी जी के जीवन के मूल में सांप्रदायिकता विरोध था। और हम ये पाते हैं कि भारत में आजादी के बाद विभाजन हुआ, जो कुछ हुआ सब पता है, लेकिन लंबे समय तक सांप्रदायिकता राजनीतिक रूप से पटाक्षेपित रही या पीछे रही, और या उस समय हुआ था जबकि नेहरू युग था और हमारे बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े बड़े लोग सब मौजूद थे। तो हमें नेहरू के युग को या आजादी के बाद के भारत को एक उस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, निराशावादी या कह दे लीजिए कि हाय हाय के स्टाइल का, जो कि साम्राज्यवादियों कर रहा। देश जब आजाद हुआ तो साम्राज्यवादी विचारकों के लिए बहुत बड़ा झटका था। सब यही कह रहे थे कि ये देश तो रहने वाला नहीं है, यहाँ के आदमी मूर्ख है, ये क्या देश चलाएंगे। हाँ, लेकिन ये देश हमारा खड़ा हुआ है और अपनी सारी कमियों परेशानियों, हमें अपनी उपलब्धियों पे थोड़ा सा संतोष और एक सोचना शुरू करना चाहिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अब लगभग 1.5 घंटे का समय हो गया है, तो GSDS फोरम की तरफ से मैं रणधीर कुमार गौतम आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। और हर फ्राइडे को हम लोग GSDS फोरम का टॉक ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आपसे निवेदन रहेगा कि अगले शुक्रवार को भी आपका समय मिलेगा हम लोगों के लिए। टेक्निकल सपोर्ट के लिए सबसे पहले चंद्रा स्वामी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज की रिकॉर्डिंग गूगल मीट पर उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। सुज्ञान मोदी जी, ओम द्विवेदी जी, प्रमोद यादव जी, डॉक्टर मनोज राय जी, आलोक टंडन जी, प्रोफेसर मोहंती, मिनीति प्रधान जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से आज अध्यक्ष जी ने ज्ञानवर्धक विश्लेषण किया इस संवाद का, जो कि एक तरह से बहुत ही अनकन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग है हिंद स्वराज की, और ये एक दृष्टि दिया जिससे हम इस रियलिस्टिक यूटोपिया को और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आने वाले समय में GSDS फोरम के इस संवाद श्रृंखला में आप लोग जुड़े रहें। इसी आह्वान के साथ आज की संवाद श्रृंखला को हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।